Hello guys, welcome back to Gen Z Teacher. Hope you guys are doing well. So आज हम B.Ed सेकेंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम पेपर टीचिंग एंड लर्निंग पर्सपेक्टिव मतलब BD 201 करने वाले हैं। इसका प्रीवियस ईयर पेपर जो लर्निंग एंड टीचिंग के नाम से था पहले B.Ed फर्स्ट सेमेस्टर में। ये पेपर RMPSU यानी राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी का है। अगर आप आगरा यूनिवर्सिटी के हैं तो भी ये पेपर आपके लिए बहुत यूज़फुल है। स्टार्ट करते हैं। लर्निंग इज़ अ प्रोसेस, अधिगम एक प्रक्रिया है। सिंपल, कॉम्प्लेक्स, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज। तो लर्निंग कैसी प्रोसेस है? कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, जटिल। इसमें एक और क्वेश्चन आ जाता है कि ये एक्टिव है या पैसिव है, तो लर्निंग एक्टिव प्रोसेस है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेमोरी लेवल टीचिंग वॉज प्रोपाउंडेड बाय, स्मृति स्तर के शिक्षण का प्रतिपादन किया था। तो लेवल ऑफ टीचिंग हमारे 3 होते हैं। पहला होता है मेमोरी लेवल, सेकंड होता है अंडरस्टैंडिंग लेवल और थर्ड होता है रिफ्लेक्टिव लेवल। मेमोरी लेवल होता है जैसे आपने छोटे बच्चों में देखा होगा, उनको ABCD याद कराई जाती हैं, टेबल्स याद कराई जाती हैं। तो इसमें मेमोरी से रिलेटेड रोट मेमोराइजेशन पे फोकस किया जाता है। ये दिया था हर्बर्ट ने। सेकंड आता है अंडरस्टैंडिंग लेवल, इसमें समझ पैदा की जाती है। जैसे बच्चे को बता दिया कि पहले उसको एप्पल दिखा दिया, फिर बताया जाता है कि ये एप्पल है और इसका कलर रेड है। कलर सिखाने के लिए फिगर्स दिखा दिए, या स्क्वायर रेक्टेंगल बनाने के लिए उन्हें बना दिया, उन्हें सिखाने के लिए। तो ये होता है अंडरस्टैंडिंग लेवल, और ये दिया था मॉरिसन ने। अंडरस्टैंडिंग लेवल दिया था मॉरिसन ने। ठीक। थर्ड आता है हमारा रिफ्लेक्टिव लेवल। इसमें जो बच्चे ने अभी तक सीखा उसे अप्लाई करा जाता है। जैसे आपने बड़े बच्चों में देखा होगा कि उनके न्यूमेरिकल्स आते हैं, हाई ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चंस आते हैं, रीजनिंग आती है। तो मतलब उन्होंने अब तक जो सीखा, जो लर्न किया, क्या वो उसे कहीं रिफ्लेक्ट कर पा रहे हैं, उसे कहीं अप्लाई कर पा रहे हैं। तो ये होता है रिफ्लेक्टिव लेवल, और ये दिया था हंट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द ट्रेंड ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन इज गिवन बाय, बाल केंद्रित शिक्षा का प्रचलन देन है किसने, किसकी देन है ये? साइकोलॉजी की, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम नोन टू अननोन इज, नोन टू अननोन का मतलब कैसे हो गया? जैसे आप मान लीजिए आप बच्चे को फोटोसिंथेसिस पढ़ा रहे हो, अब आप उसे कैसे कनेक्ट करोगे? तो आपने उसे बताया कि बच्चे जानते हैं कि मम्मियाँ उनकी खाना बनाती हैं, ऐसे ही प्लांट भी अपना खाना खुद बनाते हैं, और इस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहते हैं। तो जो बच्चे जानते थे अपनी मम्मी का खाना बनाना, ऐसे ही उन्हें अब जो वो नहीं जानते अननोन से उसे रिलेट कर दिया। तो इसे कहते हैं नोन टू अननोन। ये क्या है? ये टीचिंग फॉर्मूला है, टीचिंग टेक्निक है, टीचिंग मेथड है या टीचिंग थ्योरी है? तो ये टीचिंग फॉर्मूला है, और आपने इसे टीचिंग मैक्सिम्स के नाम से पढ़ा होगा। और टीचिंग मैक्सिम्स दिए किसने थे? हर्बर्ट स्पेंसर ने, शिक्षण सूत्र। ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हु प्रोपाउंडेड द लेवल ऑफ रिफ्लेक्टिव टीचिंग, शिक्षण के चिंतन स्तर का प्रतिपादन किसने किया था? तो अभी मैंने बताया था 3 मॉडल्स होते हैं टीचिंग के, तो उसमें थर्ड वाला था रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। किसने दिया था? हंट ने, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस, संप्रेषण एक प्रक्रिया है। यूनिपोलर, बाइपोलर, ट्राइपोलर, ऑल ऑफ द अबव। तो कम्युनिकेशन कैसी प्रोसेस है? ये एक बाइपोलर प्रोसेस है, यानी एक बोलने वाला होगा, एक सुनने वाला होगा। ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ बोलने वाला है, सुनने वाला कोई है ही नहीं। 1 वे तो नहीं है कम्युनिकेशन, 2 वे है। तो बाइपोलर यानी द्विध्रुवीय है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द कम्युनिकेशन प्रोसेस इज, संप्रेषण प्रक्रिया का प्रथम तत्व है। सोर्स, एनकोडिंग, डिकोडिंग, स्रोत, एनकोडिंग या डिकोडिंग। तो किसी भी कम्युनिकेशन का पहला एलिमेंट क्या होता है? सोर्स, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, द टाइप्स ऑफ रेनफोर्समेंट स्किल्स आर, पुनर्बलन कौशल के प्रकार हैं। तो रेनफोर्समेंट हमारे 2 तरीके के होते हैं, पॉजिटिव
और नेगेटिव। पॉजिटिव रेनफोर्समेंट में क्या आ जाएगा, जैसे आप टीचर आपका कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, आपने आंसर बता दिया तो टीचर आपको बोलेंगे वेरी गुड, क्लैपिंग, अगर आपने बहुत अच्छा किया तो आपको क्लैपिंग करवा सकते हैं, तो ये पॉजिटिव रेनफोर्समेंट में आ जाएगा। नेगेटिव में क्या आ जाएगा, जैसे मान लीजिए आपने कोई गलत काम कर दिया तो आपको पनिशमेंट दे दी, हालांकि पनिशमेंट एनईपी हमारा अच्छा नहीं मानता, नेगेटिव रेनफोर्समेंट है, या टीचर ने मुंह बना दिया, ठीक है। तो रेनफोर्समेंट दोनों तरीके के होते हैं, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रोल ऑफ द टीचर इज, शिक्षक की भूमिका होती है फिलोसोफर यानी दार्शनिक की, फ्रेंड्स मीन्स मित्र, और डायरेक्टर मीन्स निर्देशक। तो टीचर की भूमिका तीनों की होती है, आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, अ टीचिंग मॉडल डिपेंड्स ऑन, एक शिक्षण प्रतिमान निर्भर करता है, किस पे करता है, टीचिंग स्टाइल पे, टीचिंग थ्योरी पर, लर्निंग थ्योरी पे, या प्रिंसिपल ऑफ रेनफोर्समेंट पे। तो टीचिंग मॉडल डिपेंड करता है टीचिंग स्टाइल पे, शिक्षण शैली पे। नेक्स्ट, इन द टीचिंग मॉडल द सपोर्ट सिस्टम इज रिलेटेड टू, शिक्षण प्रतिमान में सहायक प्रणाली का संबंध होता है। तो देख लेते हैं। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि टीचिंग मॉडल के एलिमेंट्स कितने होते हैं। तो किसी बुक में 5 दे रखा होता है, किसी में 6। कौन कौन से होते हैं, पहला होता है फोकस, सेकंड सिंटेक्स, थर्ड सोशल सिस्टम, फोर्थ प्रिंसिपल ऑफ रिएक्शन, फिफ्थ सपोर्ट सिस्टम, और 6 होता है इंस्ट्रक्शनल अफेक्ट। पहला फोकस का मतलब क्या हुआ, यानी हमारा फोकस कहाँ है, एम कहाँ है, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, उद्देश्य। सेकंड सिंटेक्स, सिंटेक्स मतलब हम कौन कौन से स्टेप्स करने वाले हैं अपने टीचिंग मेथड्स में। थर्ड सोशल सिस्टम, यानी सोशल सिस्टम का मतलब हुआ टीचर और लर्नर के बीच में जो भी रिलेशनशिप है, उनके बीच में जो भी कम्युनिकेशन है, वो सोशल सिस्टम में आ जाएगा। प्रिंसिपल ऑफ रिएक्शन, यानी जब टीचर और स्टूडेंट के बीच में जब कम्युनिकेशन हुआ तब क्या रिएक्शन निकल के आया टीचर का, मतलब रेनफोर्समेंट हम इसमें कह सकते हैं। थर्ड सपोर्ट सिस्टम, सपोर्ट सिस्टम में एड्स आ जाते हैं, टीचर ने कौन से एड्स कौन सी एक्टिविटीज़ यूज़ की हैं। सिक्स्थ आ जाता है हमारा इंस्ट्रक्शनल अफेक्ट, यानी क्या उसका असर पड़ा है, जो भी लर्निंग टीचर ने कराई है बच्चों का उस पर क्या असर पड़ा है, वो कितना सीख पाए हैं, कितना उसको अप्लाई कर पाए हैं। तो क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, सपोर्ट सिस्टम किससे रिलेटेड है, तो सपोर्ट सिस्टम किससे रिलेटेड था, एड से रिलेटेड, तो एक्टिविटीज आ जाएगा, थ्रू टीचिंग एक्टिविटीज, ऑप्शन ए, शिक्षण क्रियाओं से। नेक्स्ट, द फादर ऑफ कम्युनिकेशन साइंस इज, संप्रेषण विज्ञान के जन्मदाता हैं फ्लोंडर, ब्रूनर, स्मिथ एंड स्मिथ, या टोलमैन। कौन है, फ्लोंडर, ऑप्शन ए, फ्लेंडर भी कह सकते हैं आप इसे। इंटेलिजेंस इज, बुद्धि है, एबिलिटी ऑफ एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, अमूर्त चिंतन की योग्यता, ठीक है। एबिलिटी ऑफ लर्निंग, सीखने की योग्यता, ये भी ठीक है। एबिलिटी टू एडजस्ट विद एनवायरनमेंट, पर्यावरण के साथ समायोजन की योग्यता, ये भी ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। अगला क्वेश्चन, द मेन रीजन ऑफ बैकवर्डनेस इन द चिल्ड्रन इज, बालकों में पिछड़ेपन का प्रमुख कारण है। तो पिछड़ेपन का बच्चों में क्या क्या कारण हो सकता है, उसकी हेरिडिटी भी हो सकती है, फैमिली इन्वायरमेंट भी हो सकता है, और सामाजिक इन्वायरमेंट यानी सोशल इन्वायरमेंट भी हो सकता है। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एजुकेशन इज अ बायपोलर प्रोसेस, हु सेड दिस, शिक्षा एक द्विध्रुवीय प्रक्रिया है, यह कथन किसका है। बायपोलर में क्या क्या आ जाते हैं, टीचर और लर्नर, ये किसने कहा था, एडम्स ने। आप बी और ए से कनेक्ट कर लीजिएगा, ए और बी, तो बायपोलर, बी फॉर बायपोलर और ए फॉर एडम्स। अब इसमें एक और टर्म ऐड हो जाती है, करिकुलम, क्योंकि टीचर और लर्नर के बीच में जब तक करिकुलम नहीं है, टीचर क्या पढ़ाएगा और लर्नर क्या सीखेगा, ठीक है। तो अब ट्राइपोलर प्रोसेस कहते हैं, जिसमें टीचर, लर्नर और करिकुलम आ जाते हैं।
तो ये किसने दिया था? एजुकेशन इज अ ट्राइपोलर प्रोसेस, ये दिया था जॉन डीयूवी ने, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ मोटिवेशन कैन नॉट बी स्टेटेड इन द एब्सेंस ऑफ। प्रेरणा की प्रक्रिया किसके अभाव में शुरू नहीं हो सकती? तो मोटिवेशन के लिए सबसे जो प्राइमरी नीड है, सबसे पहली जो ज़रूरत है वो होती है नीड, यानी आवश्यकता। जब तक किसी चीज़ की नीड नहीं होगी मोटिवेशन स्टार्ट नहीं होगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, क्लासिकल कंडीशनिंग वॉज टेस्टेड ऑन विच एनिमल। प्राचीन शास्त्रीय अनुबंधन का प्रयोग किस पर किया गया था? सबसे पहले ये पता होना चाहिए क्लासिकल कंडीशनिंग दिया किसने था? तो किसने दिया था? पावलोव ने या पावलव। और किस एनिमल पे किया था उन्होंने? डॉग पे, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, हु सेड दिस मोटिवेशन इज द सुपर हाईवे ऑफ लर्निंग। किसने अभिप्रेरणा को सीखने का राजमार्ग बताया? थॉमसन, स्किनर, गैगने या हल? किसने कहा था? ऑप्शन बी, स्किनर ने। नेक्स्ट, हु ओरिजिनेट द स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी। उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत के प्रवर्तक हैं गैगने, पावलोव, हल या थॉर्नडाइक? तो स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी किसने दी थी? थॉर्नडाइक ने, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, हु गेव द लॉ ऑफ लर्निंग। सीखने के नियम किस मनोवैज्ञानिक की देन है? सबसे पहले हम ये जान लेते हैं लॉज ऑफ लर्निंग होते क्या क्या हैं। तो क्या क्या होते हैं? लॉ ऑफ अफेक्ट, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, लॉ ऑफ रेडीनेस। तो ये किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने। अच्छा, इसमें आगे क्वेश्चन सीक्वेंस पर भी आया है कि कौन सा 3rd नंबर का क्वेश्चन आया है, तो हम सीक्वेंस भी पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले लॉ ऑफ रेडीनेस आता है, ये वाला लॉ ऑफ रेडीनेस यानी तत्परता का नियम। जो लर्निंग है वो जब तक स्टार्ट नहीं होगी, जब तक बच्चा तत्पर नहीं होगा यानी इंटरेस्ट नहीं दिखाएगा, वो जब तक कुछ सीखने के लिए तैयार नहीं है आप उसे कुछ भी नहीं सिखा सकते। तो सबसे पहला लॉ आता है लॉ ऑफ रेडीनेस। 2nd नंबर का लॉ आता है लॉ ऑफ एक्सरसाइज यानी अभ्यास का नियम। अब बच्चा तैयार है सीखने के लिए, इंटरेस्टेड है सीखने के लिए, उसके बाद वो जितना जो उसने सीखा है जितना उसे प्रैक्टिस करेगा यानी उसको जितना अटेम्प्ट करेगा वो उतना ही उसे सीखेगा। लॉ ऑफ एक्सरसाइज, जितना अभ्यास करेगा, ठीक है। 3rd आ जाता है लॉ ऑफ अफेक्ट यानी प्रभाव का नियम, यानी बच्चे ने सीख लिया, अब उसने अभ्यास कर लिया, अब उसका प्रभाव कितना पड़ रहा है, यानी क्या वो उससे उसका, जैसे मान लीजिए कोई बच्चा मैथ कर रहा है, ठीक है, पहले तो उसको मैथ में हम इंटरेस्ट दिलाएंगे, उसके बाद वो क्वेश्चन सॉल्व करेगा, अब उसका अभ्यास करेगा बार बार। अब अभ्यास के बाद अगर उसका आंसर ही गलत आ रहा है तो वो फिर डीमोटिवेट हो जाएगा, फिर वो सीखना छोड़ देगा। तो उसका जो अफेक्ट है वो भी तो पॉजिटिव होना चाहिए, उसका आंसर भी तो पॉजिटिव आना चाहिए, है ना। तो प्रभाव का नियम यानी कितना प्रभावी है उसका सीखना, ठीक है। क्वेश्चन, फॉर्मूला ऑफ IQ बुद्धि लब्धि का सूत्र है, क्या है? MA/CA × 100, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु गेव द कंसेप्ट ऑफ IQ बुद्धि लब्धि का प्रत्यय किसने दिया था? तो कंसेप्ट दिया था स्टर्न ने, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू टर्मन एंड मेरिल द IQ ऑफ जीनियस चिल्ड्रन इज। जीनियस चिल्ड्रन का मतलब प्रतिभाशाली बच्चे का IQ कितना होता है? तो कितना होता है? 140 से ऊपर यानी अबव 140, ऑप्शन बी। मोटिवेशन इज द प्रोसेस ऑफ अराइजिंग, सस्टेनिंग एंड रेगुलेटिंग एक्टिविटी। हु सेड सो? अभिप्रेरणा कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया है। यह कथन किसका है? तो ये किसने कहा था? गुड ने, ऑप्शन बी। विच फैक्टर इज नॉट इंक्लूडेड इन टीचिंग मॉडल? शिक्षण प्रतिमान का सोपान नहीं है। तो टीचिंग मॉडल का क्या क्या फैक्टर नहीं है? हमने पहले पढ़ा था, ऑब्जेक्टिव है जिसे हमने फोकस कहा था, ठीक है, स्ट्रक्चर और सोशल सिस्टम ये भी है, ऑप्शन सी भी है, ऑप्शन डी भी है, ऑप्शन बी भी है। क्या नहीं है? एक्सपीरियंस, ऑप्शन ए गलत है, तो आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट, द प्राइमरी लॉ ऑफ लर्निंग वॉज गिवन बाय।
सीखने के प्राथमिक नियम किसके द्वारा दिए गए थे? थॉर्नडाइक, कोलर, स्किनर या टोलमैन? तो किसने दिए थे? ऑप्शन ए, थॉर्नडाइक ने। द स्टूडेंट वेरिएबल इन टीचिंग इज, यानी स्टूडेंट कौन सा वेरिएबल है, डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट? तो स्टूडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल है जो टीचर की लर्निंग से अफेक्ट करेगा, यानी वेरिएबल चेंज होगा। टीचर अच्छा पढ़ाएगा तो बच्चे पे अच्छा असर पड़ेगा, उसकी लर्निंग अच्छी रहेगी, यानी ये डिपेंडेंट वेरिएबल है ऑन टीचर। नेक्स्ट, व्हाट इज साइकोलॉजी? मनोविज्ञान क्या है? साइंस ऑफ माइंड, साइंस ऑफ एजुकेशन, साइंस ऑफ बिहेवियर या साइंस ऑफ सोल? तो बेस्ट आंसर है जो अब हम मानते हैं साइकोलॉजी का मीनिंग, साइंस ऑफ बिहेवियर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, एजुकेशन साइकोलॉजी डील्स विद द बिहेवियर ऑफ ह्यूमन बीइंग्स इन एजुकेशनल सिचुएशन। शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थितियों में मानव व्यवहार का अध्ययन है। यह किसने कहा था? तो ये डेफिनेशन है स्किनर की, ऑप्शन बी। एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल डील्स विद इशू लाइक। अग्रिम संगठक प्रतिमान कार्य करता है निम्न विषयों में। सबसे पहले ये जान लेते हैं किसने दिया था, तो ये दिया था डेविड आसुबेल ने। ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑर्गेनाइज नॉलेज, ठीक है, ये ज्ञान को व्यवस्थित करता है। वर्किंग ऑफ माइंड फॉर न्यू इंफॉर्मेशन, मन को नवीन सूचनाओं हेतु क्रियाशील करता है, ये भी ठीक है। टीचर्स अप्लाई न्यू आइडियाज, शिक्षक नए विचार प्रयोग करेंगे, ये भी ठीक है। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट, हु डेवलप्ड इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल? प्रच्छा प्रशिक्षण प्रतिमान किसने विकसित किया था? तो ये दिया था रिचर्ड सचमैन ने, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेम ऑफ गैगनेस बुक इज। गैने की बुक का क्या नाम है? तो क्या नाम है? कंडीशंस ऑफ लर्निंग, और इन्होंने 8 स्टेप्स दिए थे। नेक्स्ट, विच इज द फर्स्ट लेवल ऑफ टीचिंग? शिक्षण का प्रथम स्तर कौन सा है? तो लेवल्स ऑफ टीचिंग में हमने बताया था, क्या था पहला? मेमोरी लेवल, ऑप्शन बी। और किसने दिया था ये? हर्बर्ट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फेज ऑफ टीचिंग इज। शिक्षण की स्थिति है क्या? प्लानिंग फेज, प्रेजेंटेशन फेज, इवैल्यूएशन फेज या ऑल ऑफ द अबव? आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी, ये सारे ही इसके फेजेस हैं। और ये फेजेस दिए किसने थे? जैक्सन ने, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज नॉट लर्निंग ऑर्गन? कौन सा ज्ञानेंद्रिय नहीं है? तो ज्ञानेंद्रिय हमारी 5 होती हैं, आँख, कान, नाक, जीभ और स्किन यानी त्वचा। तो कौन सी नहीं है? हाथ, ऑप्शन डी, हैंड। नेक्स्ट, मेंटल प्रोसेसेस इन्वॉल्व इन लर्निंग आर। अधिगम में मानसिक क्रियाएं समावेशित होती हैं। डायरेक्शन, इंटरप्रिटेशन, इंसाइट या ऑल ऑफ द अबव? तो मेंटल प्रोसेस के लिए सभी चीज़ों की ज़रूरत होती है। आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट, व्हाट इज इम्पोर्टेंट इन प्रॉब्लम सॉल्विंग? समस्या समाधान में क्या महत्वपूर्ण है? तो प्रॉब्लम सॉल्विंग में परसेप्शन यानी प्रत्यक्षीकरण भी होना चाहिए, इंसाइट सूझ भी होनी चाहिए, अंडरस्टैंडिंग समझ भी होनी चाहिए। आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, बिने साइमन इंटेलिजेंस टेस्ट आर। बिने साइमन बुद्धि परीक्षण है, तो बिने साइमन टेस्ट कैसा है? वर्बल इंडिविजुअल इंटेलिजेंस टेस्ट, ऑप्शन सी, यानी शाब्दिक व्यक्तिक बुद्धि परीक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू थर्स्टन इंटेलिजेंस इज अ ग्रुप ऑफ हाउ मैनी प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज? तो कितनी मेंटल एबिलिटीज बताई हैं थर्स्टन ने? 7, ऑप्शन बी। इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू लर्न। सीखने की शक्ति ही बुद्धि है, ये किसने किया था, कहा था? बकिंगम ने, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, विच इज नॉट ऑब्जेक्टिव मॉडल? कौन सी वस्तुनिष्ठ पद्धति नहीं है? तो ऑब्जेक्टिव मेथड्स, नॉट ऑब्जेक्टिव मेथड यानी सब्जेक्टिव मेथड पूछ रहा है। सब्जेक्टिव कौन सा है? तो कौन सा है? इंट्रोस्पेक्टिव मेथड, आत्मनिरीक्षण विधि, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, व्हाट इज एसेंशियल इन एक्सपेरिमेंटल मेथड? प्रयोगात्मक पद्धति में क्या आवश्यक है? तो एक्सपेरिमेंट मेथड में क्या होना चाहिए? लेबोरेटरी होनी चाहिए,
एक प्रयोगकर्ता यानी एक्सपेरिमेंटर होना चाहिए और एक सब्जेक्ट होना चाहिए, प्रयोज्य होना चाहिए। तो तीनों ही ठीक है। अगला क्वेश्चन, यूटिलिटी एंड इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी इज इन विच फील्ड? शिक्षा मनोविज्ञान की उपयोगिता एवं महत्व किस किस क्षेत्र में है? नॉलेज ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, हाँ ठीक है, इस क्षेत्र में होना चाहिए। नॉलेज ऑफ लर्नर्स इंटेलिजेंस इंटरेस्ट, ठीक है। नॉलेज ऑफ करिकुलम फ्रेमिंग, ये भी ठीक है। आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइकोलॉजी इज अ साइंस एज अ साइंस इज कंसर्न विद? एक विज्ञान के रूप में मनोविज्ञान का संबंध है बिहेवियर, कल्चर, रिलीजन या ऑल ऑफ द अबव। तो साइकोलॉजी एक विज्ञान के रूप में वो बिहेवियर से संबंध रखता है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, वुंट स्टार्ट फर्स्ट स्टार्टेड द साइकोलॉजिकल लेबोरेटरी इन विच ईयर? ईयर किस ईयर में पूछ रहा है। वुंट ने अपनी जो साइकोलॉजिकल लैब थी कब स्टार्ट की थी में, और कहाँ की थी? लिप्जिंग में, ठीक है। नेक्स्ट, एक्सपेरिमेंटल मेथड इन्वॉल्व्स, प्रयोगात्मक विधि में सम्मिलित होता है सब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन, ऑब्जेक्टिव टेस्ट, ए एंड बी या नन ऑफ दीज। एक्सपेरिमेंटल मेथड में क्या इन्वॉल्व होता है? ऑब्जेक्टिव टेस्ट, वस्तुनिष्ठ परीक्षण। एजुकेशनल साइकोलॉजी इज हेल्पफुल, शिक्षा मनोविज्ञान सहायक है डिसिप्लिन को मेंटेन करने में, ठीक है। बच्चे को ज्ञान का विकास करने में, ये भी ठीक है। इवैल्यूएशन करने में, ये भी ठीक है। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी, ऑल राउंड डेवलपमेंट। नेक्स्ट, केस स्टडी मेथड इज कॉल्ड, व्यक्ति अध्ययन विधि को कहा जाता है क्लिनिकल मेथड, रेमेडियल मेथड, इन्वेस्टिगेशन मेथड या टीचिंग मेथड। तो केस स्टडी रेमेडियल मेथड होती है। रेमेडियल कैसे? हम किसी भी, जैसे कोई बच्चा किसी भी फील्ड में या किसी भी उसको कोई प्रॉब्लम है, लर्निंग प्रॉब्लम है, तो हमें कैसे पता चलेगा? हम उसकी रेमेडी जब भी कर पाएंगे जब हमें पता चले कि जो उसकी प्रॉब्लम है उसका सोर्स क्या है, वो क्यों है, प्रॉब्लम कैसे है। तो हम उसकी केस स्टडी करेंगे ताकि हमें पता चले कि उसका हिस्ट्री क्या है, क्या वो बाय बर्थ प्रॉब्लम है या बर्थ के बाद को प्रॉब्लम है, या उसकी कोई फैमिली प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वो लर्निंग नहीं हो पा रही है। तो ये रेमेडियल मेथड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फादर ऑफ द मेजरमेंट ऑफ इंटेलिजेंस इज, बुद्धि मापन का जन्मदाता है, किसे कहा जाता है? बिने, टर्मन, साइमन या स्टैनफोर्ड। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए, अल्फ्रेड बिने। नेक्स्ट, टू फैक्टर थ्योरी वॉज प्रोपाउंडेड बाय, बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किस? टू फैक्टर थ्योरी वॉज प्रोपाउंडेड बाय, बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित है? तो टू फैक्टर थ्योरी किसने दिया था? स्पीयरमैन ने। गिलफर्ड ने क्या दिया था? 3D फैक्टर थ्योरी, राइट। और बिने ने क्या दिया था? यूनिफैक्टर थ्योरी, है ना, यूनिफैक्टर थ्योरी। और थॉर्नडाइक ने दिया था मल्टी फैक्टर थ्योरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटेलिजेंस टेस्ट शुड बी, बुद्धि परीक्षण होने चाहिए लॉन्ग एंड कॉम्प्लेक्स, नहीं। रिलायबल और वैलिड, ठीक है। और ऑप्शंस देख लेते हैं, शॉर्ट एंड क्लियर, क्लियर तो ठीक है लेकिन शॉर्ट तो ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है कि शॉर्ट ही होने चाहिए। नन ऑफ दीज, नहीं। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को इस पेपर की PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल जेनजी टीचर पे आपको PDF प्रोवाइड करा दी जाएगी, तो आप उस चैनल को ज्वाइन कर लें। फर्दर डिटेल्स आपको वहीं मिलेगी कि आपको PDF कैसे मिलेगी, राइट। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सो वहाँ जाकर चैनल को ज्वाइन कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्फा आर्मी टेस्ट इज, अल्फा आर्मी परीक्षण है, कैसा है? ग्रुप टेस्ट, इंडिविजुअल टेस्ट, क्रिएटिविटी टेस्ट या नन ऑफ दीज। तो ये है ग्रुप टेस्ट। ग्रुप में भी कौन सा, वर्बल या नॉन वर्बल? तो वर्बल। यहाँ से एक टेस्ट और याद रखिए, बीटा आर्मी टेस्ट, ठीक है, या आर्मी बीटा टेस्ट। तो आर्मी बीटा टेस्ट क्या था? ये ग्रुप टेस्ट था लेकिन नॉन वर्बल था, ठीक है। नेक्स्ट, परफॉर्मेंस टेस्ट आर यूजफुल फॉर, क्रियात्मक परीक्षण उपयोगी हैं चिल्ड्रंस के लिए, इलिटरेट्स के लिए, डीफ एंड डम के लिए, ऑल ऑफ द अबव।
तो सभी के लिए यूजफुल है, ऑप्शन डी। क्रिएटिविटी मीन्स सृजनात्मकता का अर्थ है लिटरेचर, आर्ट, न्यूली क्रिएटेड या साइंस। तो क्या मीनिंग है इसका? न्यूली क्रिएटेड, नव सृजन से। पेवलोव्स प्रिंसिपल इज नोन एज, पेवलोव का सिद्धांत नाम से जाना जाता है। इनसाइट थ्योरी, कंडीशन रिस्पॉन्स थ्योरी, ट्रायल एंड एरर थ्योरी या नन ऑफ दीज। तो क्या जाएगा आंसर? कंडीशनड रिस्पॉन्स थ्योरी। और इनसाइट थ्योरी किसने दी थी? कोलर ने। और ट्रायल और एरर थ्योरी थॉर्नडाइक ने। नेक्स्ट, स्किनर इज अ साइकोलॉजिस्ट ऑफ विच कंट्री, स्किनर किस देश के मनोवैज्ञानिक हैं? तो ये है अमेरिका के, ऑप्शन ए। ओपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी इज रिलेटेड टू, क्रिया प्रसूत सिद्धांत का संबंध किससे है? तो ओपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी किसकी थी? स्किनर की। और इन्होंने किस पे एक्सपेरिमेंट किया था? रैट्स एंड पिजन्स, यानी चूहे और कबूतरों पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एसेंशियल एलिमेंट ऑफ मोटिवेशन इज, प्रेरणा के लिए आवश्यक है नीड, ड्राइव, गोल, ऑल ऑफ द अबव। तो मोटिवेशन के लिए ये तीनों ही चीज़ें ज़रूरी हैं, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट, हु गेव द इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग, सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक ने दिया था? तो इनसाइट थ्योरी किसने दी थी? कोलर ने। और इन्होंने किस एनिमल पे एक्सपेरिमेंट किया था? वो कौन था? एक चिंपैंजी था और जिसका नाम क्या था? सुल्तान, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फैक्टर इज अफेक्टेड टू लर्निंग, निम्न में से कौन सा कारक अधिगम को प्रभावित करता है? तो लर्निंग को कौन कौन अफेक्ट करता है? एटमॉस्फेयर भी करता है, हेरिडिटी भी अफेक्ट करता है और मोटिवेशन भी अफेक्ट करता है। आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट, सिचुएशन सुटेबल मेथड ऑफ टीचिंग फॉर मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन इज, मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन इज, मानसिक दुर्बल बच्चों के लिए उपयुक्त शिक्षण विधि है। मेंटली रिटार्डेड के लिए कौन सा बेस्ट मेथड है? तो स्टेटमेंट मेथड, कथन विधि। क्या हम इसे सिखा सकते हैं? बस एक स्टेटमेंट दे दें, क्या बच्चा सीख जाएगा? नहीं, गलत। डिबेट मेथड, वाद विवाद विधि, क्या वो डिबेट कर पाएगा बच्चा? बिल्कुल नहीं कर पाएगा। डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड, प्रदर्शन विधि, उसको कुछ डिमॉन्स्ट्रेट करके, उसके सामने कोई एक्टिविटी करके क्या वो सीखेगा? राइट। क्या आंसर आ जाएगा? ऑप्शन सी। पेंटिंग एंड टॉय मेकिंग आर रिलेटेड टू, चित्रकारी करना, खिलौने बनाना संबंधित है नॉन वर्बल क्रिएटिविटी या वर्बल क्रिएटिविटी। तो इसमें वर्बल जैसा तो कुछ भी नहीं है, तो आंसर क्या आ जाएगा? नॉन वर्बल क्रिएटिविटी, अशाब्दिक सृजनात्मकता, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, गिव मी अ बॉय आई विल मेक यू वट एवर यू वॉन्ट, हुज स्टेटमेंट इज दिस, मुझे एक बालक दो, मैं आप जैसा चाहें वैसा बना दूंगा। यह कथन किसका था? वॉटसन ने। उन्होंने ये इस बेसिस पे कहा था कि बच्चा जो उसका डेवलपमेंट है, जो उसकी लर्निंग है, वो उसके इन्वायरमेंट से अफेक्ट होती है। उसका जो सराउंडिंग है जैसा होगा, बच्चा आगे जाके वैसा ही सीख पाएगा। जैसे अगर किसी का बहुत ही स्टूडियस इन्वायरमेंट है, मान लीजिए उसके पेरेंट्स बहुत ही पढ़ने लिखने वाले हैं और उसके सामने भी पढ़ते रहते हैं, टीचर हैं मान लीजिए, तो उस बच्चे में भी बुक्स के प्रति बहुत ही इंटरेस्ट डेवलप होगा। वो भी इंटरेस्ट होगा, वो भी उसमें भी इंटरेस्ट पैदा होगा कि मैं भी पढ़ के देखूं बुक कैसी होती हैं। उसे इंटरेस्ट आएगा तो वो भी उसी फील्ड में जाने की कोशिश करेगा। और जिस फील्ड, और मान लीजिए किसी का बैकग्राउंड बिजनेस वाला है, तो उस बच्चे का मेंटल डेवलपमेंट बिजनेस वाला ही होगा। तो इन्वायरमेंट बहुत ही मेजर फैक्टर होता है किसी भी बच्चे की डेवलपमेंट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द थर्ड लॉ अंडर थॉर्नडाइक एलिमेंट्री लॉ ऑफ लर्निंग, थॉर्नडाइक के सीखने के प्राथमिक नियम के अंतर्गत तीसरा नियम है। पूछ लिया ना यहाँ पे, थर्ड लॉ कौन सा था लॉ ऑफ लर्निंग का? तो कौन सा था? लॉ ऑफ अफेक्ट, प्रभाव का नियम। ठीक है। नेक्स्ट, टीचिंग इज कंसर्न्ड विद, शिक्षण का संबंध है, टीचिंग एक आर्ट भी है और साइंस भी है, तो दोनों ही है, दोनों से ही इसका संबंध है, ऑप्शन ए और बी।
होल टू पार्ट टीचिंग मैक्सिम इज बेस्ड ऑन, पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण सूत्र आधारित है। तो ये गेस्टाल्ट साइकोलॉजी से रिलेटेड है। और होल से पार्ट का मतलब क्या हुआ, आप पहले बच्चे को पूरा सिनेरियो बताओ। जैसे आप मान लीजिए बच्चे को अर्थ के बारे में बता रहे हैं, तो आपने ग्लोब दिखाया, ग्लोब में सारी कंट्रीज़ दिखाई, फिर आप एक एक कंट्रीज़ के बारे में जाओ। जैसे आपने पहले अर्थ दिखा दी, फिर आप इंडिया को बताओ। तो होल था, एक पहले एक पूरा ग्लोब था, फिर उसमें से एक पार्ट निकाल लिया इंडिया, फिर इंडिया में से एक छोटा सा कोई स्टेट निकाल लिया, उसके बारे में बता दिया। तो होल से पार्ट की तरफ जा रहे हैं। तो ये मैक्सिम गेस्टाल्ट साइकोलॉजी से रिलेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्पीड ऑफ टीचिंग शुड बी बेस्ड ऑन, शिक्षण की गति आधारित होनी चाहिए। टीचिंग की स्पीड किस रिलेटेड होनी चाहिए, स्पीड ऑफ बच्चे के सीखने से रिलेटेड, यानी बच्चे की सीखने की जैसी गति है उसी के अकॉर्डिंग टीचर को अपनी गति रखनी चाहिए। आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट, विच इज़ नॉट द साइकोलॉजिकल फैक्टर ऑफ लर्निंग, अधिगम का मनोवैज्ञानिक कारण नहीं है। साइकोलॉजिकल फैक्टर मोटिवेशन होता है, इंटरेस्ट होता है और इंटेलिजेंस होता है। कौन नहीं है, सेंस ऑर्गन, ऑप्शन ए ज्ञानेंद्रियां। हु सेड दिस, लर्निंग इज एनी चेंज इन बिहेवियर रिजल्टिंग फ्रॉम बिहेवियर, व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। यह किसने कहा था, तो ये कहा था गिलफर्ड ने, ऑप्शन सी। हाउ मैनी टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस अकॉर्डिंग टू थॉर्नडाइक, थॉर्नडाइक के बुद्धि के कितने प्रकार बताए, तो उन्होंने 3 टाइप्स बताए थे। कौन कौन से बताए थे, कौन कौन से थे, एब्स्ट्रैक्ट, मैकेनिकल एंड लास्ट सोशल। ये तीनों थे जो थॉर्नडाइक ने इंटेलिजेंस के टाइप्स बताए थे। नेक्स्ट, लुइस ब्रेल कंट्रीब्यूशन इन विच फील्ड ऑफ एजुकेशन, लुइस ब्रेल का शिक्षा के किस क्षेत्र में योगदान रहा। तो लुइस ब्रेल के बारे में आपने सुना होगा, उन्होंने ब्रेल सिस्टम डेवलप किया था। और ब्रेल सिस्टम किसके लिए किया था, ब्लाइंड चिल्ड्रंस के लिए, अंधे बच्चों के लिए। तो उनकी एजुकेशन किससे रिलेटेड हुई, एजुकेशन ऑफ ब्लाइंड चाइल्ड, अंधे बच्चों के लिए। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट, मेंटल एबिलिटी रिलेटेड टू राइटिंग अ स्टोरी इज, कहानी लिखने से संबंधित मानसिक योग्यता है। तो राइटिंग में वर्ड्स यूज होंगे, यानी वर्बल है तो वर्बल क्रिएटिविटी, शाब्दिक सृजनात्मकता, ऑप्शन बी। वॉट स्टूडेंट्स वॉन्ट मेनली फ्रॉम टीचर, शिक्षार्थी शिक्षक के मुख्य रूप में क्या अपेक्षा करते हैं। तो बच्चे क्या चाहते हैं टीचर से, गुड मार्क्स इन एग्जामिनेशन। आपको आंसर सही लग रहा होगा, लेकिन ये पॉजिटिव नहीं है। ठीक है, आपको लग रहा होगा कि ये सही है, बट दिस इज़ नॉट पॉजिटिव। अंडरस्टैंडिंग द टॉपिक, ठीक है। क्वेश्चन का आंसर देना, नहीं, ये भी गलत। स्कॉलरशिप, नो। तो आंसर क्या आएगा, किसी भी टॉपिक को समझना। नेक्स्ट, अ चाइल्ड ब्रेक अ टॉय एंड ट्राइज टू रीबिल्ड इट, दिस वर्क इज रिलेटेड टू विच इंटेलिजेंस, एक बच्चा खिलौने को तोड़कर पुनः जोड़ने का अभ्यास करता है, यानी प्रयास करता है। यह कार्य किस बुद्धि से संबंधित है। तो देखो, सोशल इंटेलिजेंस तो ये नहीं है, ठीक है ना, एब्स्ट्रैक्ट भी नहीं है, क्योंकि उसके सामने टॉय है, वो टॉय के साथ कर रहा है जो भी कर रहा है। तो इसके दोनों आंसर पॉसिबल हैं, कंक्रीट भी और प्रैक्टिकल भी। अगर आप पढ़ेंगे तो कंक्रीट को ही प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस कहा जाता है। तो इसके दोनों आंसर्स पॉसिबल हैं। अगर आपको लग रहा है कि इसमें कोई और आंसर या कोई कंफर्म आंसर आप इसमें बता पा रहे हैं, तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और किसी और क्वेश्चन में भी अगर आपको लग रहा है कि किसी क्वेश्चन का आंसर कुछ और होना चाहिए, तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं ट्राई करूँगी उस क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने का, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, एक्सेप्शनल चिल्ड्रन इज़ नॉट, विशिष्ट बालक नहीं है। जीनियस, एवरेज चाइल्ड, बैकवर्ड चाइल्ड, मेंटली रिटार्डेड चाइल्ड। तो एक्सेप्शनल चाइल्ड में एवरेज बच्चों को छोड़कर सभी प्रकार के बच्चे आ जाते हैं। आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, सामान्य बालक। आज का पेपर हमारा कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी और समझ में आई होगी। तो ऐसे ही और क्लासेस के लिए
और एग्ज़ाम पेपर्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कर दें। मैं ऐसी ही वीडियोस लाती रहूँगी। अगर आपको कोई स्पेसिफिक टॉपिक पढ़ना है तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।